हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका। आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है 7 का वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं और कुछ को हम आगे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम यहाँ पे सिर्फ बायो वाला जो पोर्शन होगा उसे ही सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं जिसमें हमने यहाँ पे मिलान करो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आया था ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमें बताना था कथन में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। उसके बाद हमने किया था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी, जिसमें हमने उपयुक्त शब्द भरकर यहाँ पे जो कथन था उसे पूरा किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था कि दही, दूध से जो दही बनती है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहले तो हमें ये जानना था कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन हमें बता रही है रासायनिक परिवर्तन है, बताइए कि किस प्रकार से। आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। इस हिसाब से आप अपना यहाँ पे आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें हमें बताना था कि जो पुष्प है, पुष्प के जनन अंगों को हमें दिखाना था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले पूरे एक फ्लावर का डायग्राम हमने देखा और उसके सारे ही पार्ट्स, सिर्फ ना सिर्फ जनन अंग बल्कि आपको सारे ही पार्ट्स यहाँ पे पता होने चाहिए। तो पूरे पार्ट्स को अगर हम देखें तो हमने कहा हम कहाँ से देखते हैं, आपको क्रम ध्यान रखना है। हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा चेंज होके आ जाए कि एक पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट टाइम पे भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आए। हो सकता है क्वेश्चन आपके पास आए कि पुष्प के सभी भागों को चित्र के माध्यम से समझाइए, और क्रम भी पूछा जा सकता है कि जो क्रम है वो बाहर से अंदर की ओर है या अंदर से बाहर की ओर है। तो देखिए क्रम में हमने क्या देखा, हमने कहा अगर हम बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो सबसे बाहरी जो हमारे पास जो बाहरी पार्ट आता है उसे हमने क्या कहा, सेपल का, यानी कि जो ग्रीन रंग का जो हरे कलर का जो यहाँ पे पार्ट आता है उसे हम सेपल कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास पेटल आता है, जो कलरफुल पंखुड़ियां हम देखते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, पेटल कह रहे हैं या फिर दल कह रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट हमारे पास आता है वो है यहाँ पे मेल पार्ट, यानी कि जिसे हमने क्या कहा, एक होता है स्त्री केसर और ये होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर है तीसरा पार्ट है, आपको ये याद रखना है। अंदर से अगर हम बाहर पढ़ रहे हैं तो ये तीसरा पार्ट है। हमने कहा 2 भाग होते हैं इसके, फिलामेंट और एंथर, 2 भागों में ये विभाजित होता है। नेक्स्ट हमने बात की, ये चौथा पार्ट है, स्त्री केसर है यानी कि फीमेल पार्ट है, और 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड होता है। ये था बाहर से अंदर की ओर। अगर हम अंदर से बाहर की ओर बात करें, हमने कहा पहला पार्ट होगा पिस्टिल, सेकंड पार्ट होगा स्टेमन, थर्ड पार्ट यहाँ पे होगा पेटल्स और चौथा पार्ट होगा सेपल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से पूछा गया है, अंदर से बाहर के क्रम में पूछा गया है या बाहर से अंदर के क्रम में पूछा गया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात की थी। क्या होता है पॉलिनेशन, हमने कहा जो पॉलिन ग्रेन है, पराग कणों का एंथर से स्टिग्मा में जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। और पॉलिनेशन 2 प्रकार से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने कहा कि अगर परागण एक ही पेड़ के उस एक ही पेड़ के फूलों के बीच हो रहा है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। यानी कि जो पेड़ है, या तो पेड़ के एक जो फूल है, एक ही फूल के अंतर्गत वहां पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, परागण की प्रक्रिया हो रही है। तो उस परागण को हमने क्या कहा, स्वपरागण। या फिर उसी पेड़ के एक फूल से उसी पेड़ के दूसरे फूल में अगर परागण की प्रक्रिया हो रही है वो भी स्वपरागण है। लेकिन अगर यहाँ पे परागण की प्रक्रिया अलग अलग पेड़ों के फूलों के बीच में हो रही है तो उसे हमने क्या कहा, क्रॉस पॉलिनेशन कहा था। कुछ अंतर भी यहाँ पे हमने स्पष्ट किए थे। नेक्स्ट हमने बात की थी कि वन किस प्रकार से हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सारे ही हमने प्रोडक्ट के नाम लिखे थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं पेड़ों से। और प्रीवियस लेक्चर का नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें हमें बताना है कि ये जो चेंजेस हैं ये किस प्रकार के भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है।
और प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था वो है सॉइल प्रोफाइल, जिसमें सबसे ऊपरी जो परत है हमने कहा ह्यूमस है, दूसरा टॉप सॉइल आती है, तीसरा सब सॉइल है, फिर क्या है यहाँ पे रॉक सॉइल है, लास्ट में बेड रॉक आते हैं। यहीं पे क्या आता है, भूमिगत जल भी पाया जाता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब आगे का जो पोर्शन हमारे पास आता है उसमें जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें पूछा गया है आउटलाइन योर रोल्स एज अ एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटाइजेशन, यानी कि स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझाइए। हमें क्या बताना है, जो सक्रिय नागरिक के रूप में एक एक्टिव सिटीजन के रूप में बताना है कि किस प्रकार से हम स्वच्छता वहाँ पे कर सकते हैं, हमारे द्वारा किस प्रकार से वहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आपने देखा अ सिटीजन हैज अ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग अ सैनिटाइजेशन। स्वच्छता को लेकर एक नागरिक की कई जिम्मेदारियां होती हैं। क्यों कह रहे हैं हम, नागरिक क्या है कि जो उस देश में रह रहे हैं वो सारे ही क्या हैं, उस देश के नागरिक हैं। जैसे कि हम अगर भारत में हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। अब पहली लाइन कह रही है कि स्वच्छता को लेकर नागरिक की कई जिम्मेदारियां होती हैं। क्यों जिम्मेदारियां हो रही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी गंदा हो रहा है, यहाँ पे गंदगी जो फैल रही है वो किसके द्वारा फैल रही है, जो वहाँ पे रह रहे होंगे। किसी स्थान में अगर गंदगी है तो इसका मतलब वो गंदगी किसके द्वारा फैली है, स्थानीय लोगों के द्वारा फैली है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आया और वहाँ पे गंदगी करके चला गया, क्योंकि अगर कोई आता भी है तो 1-2 दिन या 2 दिन या फिर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आएगा। मेनली वहाँ पे अगर स्वच्छता है तो वो भी स्थानीय लोगों की वजह से होगा, अगर वहाँ पे गंदगी है तो वो भी स्थानीय लोगों के द्वारा होगा। अब देखिए मेनली जो गंदगी है कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है, हमारे घरों में भी होती है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी होती है, स्कूल है वहाँ भी होती है, फैक्ट्रीज है वहाँ भी होगी, कंपनीज है वहाँ भी होगी। इसका मतलब जहाँ जहाँ लोग होंगे वहाँ क्या होगी, गंदगी होगी। इसका मतलब जहाँ भी नागरिक है वहाँ पे गंदगी हो रही है, क्योंकि लोग ही गंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम ये बात कह सकते हैं कि स्वच्छता कहाँ होगी, स्वच्छता सिर्फ वहीं होगी जहाँ पे एक सक्रिय नागरिक होगा जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि अगर हम यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे साफ भी करना है। जैसे कि आपको स्कूल में बताया जाता है कि जो भी आप कूड़ा होता है उसे आप हमेशा डस्टबिन में डालेंगे। हो सकता है आपका कोई पेज खराब हो गया तो आप डस्टबिन में डालेंगे, आप स्कूल में कुछ खाते हैं वो डस्टबिन में डालेंगे, आप वहाँ पे अगर टिफिन अपना खाते हैं तो अगर कुछ रोटी बच गई है या फिर कुछ ऐसा जैविक कूड़ा बच गया है तो उसे आप डस्टबिन में डालेंगे। साथ ही ये भी बताया जाता है कि डस्टबिन कैसे होंगे, अलग अलग डस्टबिन होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो क्या होगा, हमें सक्रिय होने की आवश्यकता है, इसीलिए स्कूल स्तर से ही हमें बताया जाता है कि हमें अपने आसपास स्वच्छ रखना है। अब देखिए हमारे माइंड में क्या होता है कि हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। पहले तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं और वरना हम खुद ही क्या करते हैं, अगर कुछ गंदा हो रहा है तो हम वहाँ पे साफ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कहीं रोड पे चल रहे हैं या फिर हम स्कूल में हैं या हॉस्पिटल में, तो हमें लगता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम वहाँ पे गंदा कर लेते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि आप एक सक्रिय नागरिक नहीं है, क्योंकि सक्रिय नागरिक वो होगा जिसे अपनी जिम्मेदारी पता होगी कि हमें अपनी जो कंट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हमें स्वच्छ रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, Among other things, an active citizen should do the following things to maintain a proper sanitation, यानी कि अन्य बातों के अलावा एक सक्रिय नागरिक को उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित चीजें करनी चाहिए। अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो सक्रिय नागरिक यहाँ पे कर सकता है जिससे कि हमारे जो आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ बना रहे। पहला जो पॉइंट है वो कहता है इंश्योर दैट हिज हर सराउंडिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम आर क्लीन, यानी कि सुनिश्चित करे कि उसका परिवेश घर के अंदर और बाहर दोनों साफ है। उसके से क्या मतलब है, ये एक सक्रिय नागरिक की बात कर रहा है कि सुनिश्चित करे कि जो सक्रिय नागरिक है घर के अंदर और बाहर दोनों ही साफ हैं। अब घर के अंदर और बाहर से ये मतलब नहीं कि घर के अंदर जो हमारे रूम है, घर के बाहर जो हमारा आंगन है। अंदर और बाहर से मतलब है कि जो हमारा घर है, और बाहर से मतलब है कि जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो हमारा स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई भी जगह जो सार्वजनिक जगह है वो भी हमारी अपनी है, उसे भी हमें साफ करना है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जो भी गंदा वहाँ पे हो रखा है वो आपको साफ करना है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने द्वारा गंदगी वहाँ पे ना करें, और अगर हर कोई इंसान ऐसा ही करने लगेगा तो जो सार्वजनिक स्थान है वो यहाँ पे गंदे नहीं होंगे। पहला पॉइंट हमें समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इंश्योर दैट आर सीवरेज सिस्टम इन हिज हर हाउस इज प्रॉपरली मैनेज, यानी कि सुनिश्चित करे कि उसके घर में सीवरेज सिस्टम ठीक से
प्रबंधित हो। यानी कि जो सीवरेज सिस्टम है उसको मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने कहा इफ एनी लीकेज और अदर प्रॉब्लम्स आर नोटिस इन द सीवरेज सिस्टम देन दे शुड बी रिपोर्टेड टू द म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि अगर सीवरेज सिस्टम में कोई लीकेज या अन्य समस्या नजर आती है तो इसकी सूचना नगर पालिका को दी जानी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही हमने क्या बात की, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे चलने का ये मतलब नहीं है कि ना तो यहाँ पे कोई स्कूल है, ना घर है, ना यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, ना एक कंपनी है, तो हम यहाँ पे गंदा कर सकते हैं। हमें वहां पे भी गंदा नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम कुछ चीजें खा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मूंगफली खा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम चलते चलते खाते हैं और छिलके फेंकते चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, वो भी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कूड़ा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस कूड़े को एक जगह पे इकट्ठा करके किसी पॉलीथीन या फिर किसी भी चीज में इकट्ठा करके उसे एक जगह पे डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरी रोड हमारी क्या रहेगी, स्वच्छ रहेगी, साफ रहेगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके भी माइंड में आ रहे होंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपकी जो दिनचर्या है उसे याद करेंगे और आप देखेंगे कि आप कहाँ पे एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। जहाँ पे नहीं निभा पा रहे हैं वहां पे आप क्या करेंगे, उसे सही करेंगे और यहाँ पे स्वच्छता को बनाए रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ पे राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ फॉलोइंग, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, निम्न में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। लेकिन हम यहाँ पे तीनों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपसे कहा गया है किसी इन तीनों में से किसी एक पे आपको टिप्पणी करनी है। लेकिन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो हम यहाँ पे सारे ही पॉइंट अटेम्प्ट करेंगे। पहला हमारे पास आता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब हमने पढ़ा था प्रजनन के बारे में तो हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूज होने की प्रक्रिया के बाद वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रक्रिया को हमने फर्टिलाइजेशन कहा था। तो किस प्रकार से हमने देखा था, हमने कहा था ये है मेल गैमेट और यहाँ पे हमारे पास आता है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। अब इसका क्या हुआ, इसका संलयन हुआ, फ्यूजन हुआ और यहाँ पे क्या बनी, एक सेल बनी जिसे हमने क्या कहा, जाइगोट कहा। सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया को हमने कहा ये क्या है, फर्टिलाइजेशन है, निषेचन इसे कहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया पाई जा रही है दोनों में पाई जा रही है। अगर हम मनुष्यों की बात करें यानी कि अगर हम जंतुओं की बात करें तब भी, अगर हम फीमेल की बात करें तब भी। फीमेल में भी हमने क्या देखा, अगर हम पादपों की बात करें तब भी, यानी कि मनुष्यों की बात करें या पादपों की बात करें, दोनों में यही चीज होगी। ये क्या होगा, मेल गैमेट होगा और ये फीमेल गैमेट होगी। और मेल और फीमेल गैमेट के जो संलयित होने की प्रक्रिया है या फिर जो मिक्स होने की प्रक्रिया है, अगर हम साधारण भाषा में कहें उसे हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। अब देखिए क्या आ रहा है, दो अलग अलग गैमेट मिलके एक सिंगल सेल का, एक सिंगल कोशिका का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। अब ये जो जाइगोट हमारे पास आया है इसमें दोनों होंगे, ये वाला गैमेट भी है और ये वाला गैमेट भी है। दोनों ही बराबर मात्रा में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर, दोनों ही चीजें आती हैं। यानी कि जो माता पिता से जो गुण आएंगे वो भी यहाँ पे होंगे और पिता से आने वाले गुण भी होंगे और माता से आने वाले गुण भी यहाँ पे होंगे। यानी कि ये क्या है, पिता है, ये माता है और इन दोनों के गैमेट का जब फ्यूजन हुआ तब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम क्या कह रहे हैं, हमने इसे फर्टिलाइजेशन कहा। तो पढ़ लेते हैं, द फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहे हैं ये, हैप्लॉइड का क्या मतलब है, हमने देखिए आपको ये याद रखना है कि हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर बात करें गैमीट की तो गैमीट के पास कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। यानी जो मेल होगा उसके पास भी 23 जोड़े क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम होंगे और 23 जोड़े नहीं 23 क्रोमोसोम।
जो मेल गैमीट है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे, और जो फीमेल है उसके पास भी 23 गुणसूत्र होंगे। अब मैंने क्या कहा, जब जाइगोट बना तो जाइगोट में मेल गैमीट भी आ गया और फीमेल गैमीट भी आ गया। इसका मतलब मेल के क्रोमोसोम भी आ गए और फीमेल के क्रोमोसोम भी आ गए। अब 23 प्लस 23 कितना हो गया, यहाँ पे 46 हो गया है। टोटल जो क्रोमोसोम हो गए हैं हमारे पास कितने, 46 हो गए हैं। इसे हम डिप्लॉइड कह रहे हैं। डिप्लॉइड का मतलब है कि फुल, यहाँ पे क्या है, गुणसूत्र है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पूरे गुणसूत्र हैं। अगर आधे क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे जो आधे क्रोमोसोम है उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे हैप्लॉइड कहा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए, अब जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है वो है बर्डिंग। जो सेकंड है बर्डिंग यानी कि मुकुलन जिसे कहते हैं। अब देख लेते हैं मुकुलन के बारे में। तो सबसे पहले बर्डिंग क्या आती है, हमने कहा बर्डिंग क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन। और किसमें पाया जाता है, जो मुकुलन है वो पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा में यहाँ पे क्या पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है। किस प्रकार से होता है, हमने कहा ये क्या है, हाइड्रा की बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा में क्या होते हैं, एक उभार सा आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रा में एक छोटा सा उभार सा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे ये जो उभार है ये बढ़ने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये उभार बढ़ने लगता है और अब आप देखेंगे इस उभार से हाइड्रा जैसी संरचना बनने लग जाती है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रा जैसी संरचना बन गई है। अब क्या होता है, यहाँ से ये जो उभार आया है, ये जो बर्ड है, इसीलिए हम इसे बर्डिंग कह रहे हैं। बर्ड आ रही है तो ये बर्ड है, ये कट जाती है और एक नए हाइड्रा का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ये हमारे पास एक हाइड्रा है और ये हमारे पास एक छोटा सा हाइड्रा फिर से बन गया है, यानी कि दो हाइड्रा का निर्माण हो गया है। इसी को हम बर्डिंग कहते हैं, यानी कि जो हाइड्रा की जो पूरी बॉडी है उसमें एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे हम बर्ड कह रहे हैं। धीरे धीरे वो बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे पूरे एक हाइड्रा जैसी शरीर का निर्माण हो गया है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा और यहाँ से नया हाइड्रा बना देगा। यहाँ पे एक हाइड्रा था और एक हाइड्रा से यहाँ पे एक और दो हाइड्रा का निर्माण हो गया है। इसी को हम बर्डिंग कहते हैं। अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही हाइड्रा था यहाँ पे, अब मेल हो या फीमेल, ये यहाँ पे ये वाली बात नहीं आई है, बात ये आई है एक ही हाइड्रा की आवश्यकता है क्योंकि अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि जो पेरेंट है, पेरेंट यानी कि जो जनक है, उसकी बॉडी के किसी भी भाग से क्या होता है, यहाँ पे नई संतति का निर्माण होने लगता है। इसे ही हमने क्या कहा, मुकुलन कहा। तो पढ़ लेते हैं कि मुकुलन में क्या क्या चीजें होती हैं। हमने कहा न्यू बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो बर्डिंग है वो अलैंगिक जनन का प्रकार है। इन विच a new organism is formed from a bud of an existing organism। इसमें क्या होता है, जो existing organism है यानी कि जो parent है उससे एक bird निकलती है। उससे क्या निकलती है, जो उभार है उसे हम क्या कहते हैं, bird कहते हैं, उससे एक bird निकलती है। The new organism remain attached to the parent organism till it gets a mature। अब यानी कि जब तक इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, पूरा ये परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक ये पेरेंट बॉडी से ही जुड़ा रहता है, यानी कि जनक की जो बॉडी है उसी से जुड़ा रहता है। यहाँ पे हमने कहा ये हल्का सा उभार है लेकिन अभी अलग नहीं होगा। अलग कब होगा, जब पूरा यहाँ पे क्या होगी, इसकी संरचना बन जाएगी जैसा उसका जनक है। जब तक उसी प्रकार से उसकी बॉडी नहीं बनेगी, यहाँ से ये अलग नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये हाइड्रा बड़ा है, ये हाइड्रा छोटा कैसे हो गया। ऐसा होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे ये हाइड्रा फिर से बड़ा होगा।
इसी के बराबर होगा, यानी कि इसकी शारीरिक रूप से इसका पूरा जो डेवलपमेंट है वो हो गया है, अब सिर्फ इसे बड़ा होना है, यहाँ पे ही हमें बताया गया है। और नेक्स्ट में हमने क्या देखा, ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय बर्डिंग। एग्जाम्पल हमें दिया गया है हाइड्रा का और ईस्ट का, और ये जो हमें डायग्राम जो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है वो किसका है, वो है हाइड्रा का। ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रा है। तो इस प्रकार से जब भी यहाँ पे बर्डिंग या मुकुलन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप इस प्रकार से वहां पे डायग्राम बनाएंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है उसमें हमें कहा गया है फ्रेगमेंटेशन के बारे में, यानी कि विखंडन के बारे में। अब ये भी क्या है, ये भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। और क्या कहते हैं इसे, विखंडन। और किसमें पाया जा रहा है विखंडन, हमने कहा स्पाइरोगायरा में। तो विखंडन में सिंपली क्या होता है, स्पाइरोगायरा, कोई भी जो जनक का कोई भी जो शरीर है, कहीं से भी वहां से दो पीस हो जाते हैं बॉडी के, और दो पीस जब होते हैं तो वो दोनों ही पीस फिर क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा की एक बॉडी है, उसका एक शरीर है, कहीं से भी उसके दो पीस हो जाएंगे और वहां पे दो स्पाइरोगायरा का निर्माण हो गया है। विखंडन जैसे नाम ही बता रहे विखंडन, यानी कि वहां पे क्या होंगे, अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाएगी बॉडी। तो किस प्रकार से देखते हैं हम कि हमारे पास क्या है, एक स्पाइरोगायरा है, ये हमारे पास क्या है, स्पाइरोगायरा है। और स्पाइरोगायरा ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक ऊपर वाला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब क्या, ये अलग अलग स्पाइरोगायरा में यहाँ पे डेवलप हो गया है। ये पहला स्पाइरोगायरा है, और देखिए तो क्या हुआ, एक स्पाइरोगायरा था। स्पाइरोगायरा क्या है, यहाँ पे एल्गी है, शैवाल है। हम आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये एक शैवाल है, ये पूरी इसकी क्या है, एक बॉडी है। अब इसमें क्या हुआ, इसके दो भागों में विभाजित हो गया। अब ये जो पीस हैं, इसके अलग अलग जो टुकड़े हुए थे, ये दोनों टुकड़ों में इनका क्या होगा, इनकी ग्रोथ होगी, इनमें वृद्धि होगी, और दो अलग अलग स्पाइरोगायरा में ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग स्पाइरोगायरा में इनका डेवलपमेंट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, यहाँ पे विखंडन कहा। तो पढ़ लेते हैं विखंडन के बारे में। हमने क्या देखा, हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस in which the body of the organism gets cut into a smaller fragment, यानी कि यहाँ पे जो जनक का शरीर होता है वो अलग अलग भागों में टूट जाता है। Each fragment give rise to a new individual, यानी कि जितने टुकड़े होंगे, सिर्फ दो टुकड़ों की बात नहीं हो रही है, जितने भी टुकड़े यहाँ पे होंगे उतने ही स्पाइरोगायरा यहाँ पे बन जाएंगे। तो क्या हुआ कि जितने टुकड़े होंगे उतने ही नए इंडिविजुअल यहाँ पे बन गए हैं। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व इन सिंपलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, स्पाइरोगायरा में ये जो प्रोसेस है वो देखी जाती है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन को यहाँ पे परिभाषित करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवल द वेरियस पार्ट, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। यहाँ पे हमें पूछा गया है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों हमें नीड है उत्सर्जन तंत्र की। सेकेंड, तो सबसे पहले इस बात का आंसर देखते हैं क्यों हमें आवश्यकता है। हमने कहा कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, लेकिन ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं। हमने कहा दो जगह से आते हैं। पहला फूड यानी कि भोजन,
दूसरा है बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं, जिसमें कि जैसे हमने देखा, अब बायोकेमिकल का क्या मतलब है, जिन चीजों में रसायनों का यूज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, अगर पाचन की हम बात करें, बहुत सारे रसायन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अलग अलग जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारे रसायन वहाँ पे काम करते हैं, तो कुछ ऐसे उत्पाद भी बन जाते हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो हमने कहा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही थी तो वहां पे ऑक्सीजन उत्पाद बना था और ऑक्सीजन की आवश्यकता प्लांट को नहीं थी, इसीलिए प्लांट ने ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया। उसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं चलेंगी जहां पे केमिकल का यूज होगा, रसायनों का यूज होगा, और उन रसायनों के यूज के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ ऐसे उत्पाद बनेंगे जो कि हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता नहीं है। वहीं हमने भोजन की अगर बात की, तो जब पाचन हो रहा है तो जितना भोजन हमने ग्रहण किया, ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा जो भोजन है उससे ऊर्जा ही बन रही है, कुछ उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। तो हमने कहा कि पहला जो काम हमने देख लिया है कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। दूसरा हमने कहा कि कुछ सॉल्ट जैसे कि यूरिया जैसी चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालना, यानी कि हमारे शरीर को जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है उससे मुक्त रखना। उसका किसका काम है, यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। अब यहाँ पे ऑर्गन देख लेते हैं, अंग देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं। तो अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है वो है ये, और क्या कहते हैं इसे कहते हैं किडनी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी, और किडनी का जो नंबर होता है वो 2 होते हैं, यानी कि हर एक साइड क्या होंगे, एक किडनी होगी। इस प्रकार से हमारे पास 2 किडनी होती हैं। उसके बाद हमने क्या कहा, अब ये देख लेते हैं, हमारे पास ये आता है वेना कावा और एरोटा। तो एरोटा जो रेड कलर में, जो लाल कलर में हमें दिख रहा है, वो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें जो लाल कलर में हमें दिख रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो नीले कलर में दिख रही है, हमने कहा इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले जो ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप और भी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो लाल कलर में जो है उसका नाम एरोटा है, उसमें क्या है, उस वाले रक्त में ऑक्सीजन है। जो नीले कलर का दिख रहा है उसे वेना कावा कह रहे हैं, और इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो दोनों एरोटा से भी दोनों क्या यहाँ से निकल रही है, दोनों नली जैसे संरचनाएं निकल रही है, दोनों किडनी में जा रही हैं, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, रेनल आर्टरी कह रहे हैं। नाम को आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना देखना है कि इसके भी यहाँ से 2 भाग निकलेंगे और अलग अलग किडनी में जाएंगे। वेना कावा के भी 2 भाग निकलेंगे, अलग अलग किडनी में जाएंगे। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो लाल वाली जो यहाँ पे संरचनाएं हैं वो भी दोनों किडनी में जा रही हैं, नीली वाली संरचनाएं भी दोनों किडनी में जा रही हैं। फिर अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा किडनी से कुछ पाइप नुमा संरचनाएं निकल रही हैं। क्या होती हैं ये, हमने इन्हें कहा यूरेटर। ये क्या होंगे, यूरेटर होंगे। और एक बैग जैसे, एक ये जो नीचे बैग जैसा संरचना में दिख रही है उसे हमने कहा ब्लैडर, और ब्लैडर के नीचे सबसे जो ये छोटी सी संरचना है उसे हमने कहा यूरेथ्रा। अब क्या क्या होता है ये, हमने कहा कि जब ये जो किडनी है ये हमारे रक्त को छानने का कार्य करती है, तो रक्त को जब छानेंगी तो क्या क्या निकालेंगी, यहाँ से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे, कुछ नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमने कहा यूरिया बन रहा है। हमने कहा कि जो एक्स्ट्रा जो पानी है, यानी जितना पानी हम पी लेते हैं उतना पानी पूरी हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसी पानी के साथ ऐसे उत्पाद भी निकाले जाते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ लवण होते हैं, जैसे उसमें यूरिया भी होगा, और भी ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनकी हमारी बॉडी की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेगा, किडनी हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को छानने का कार्य करेगी। जब रक्त को छानने का कार्य करेगी तो यहाँ से जो यूरिया है वो ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा।
जब ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा तो यूरेथ्रा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हमारे पास आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जितने भी पार्ट्स आपको बताए गए आपको याद रखना है। ये हमारे पास किडनी है, ये एरोटा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये वेना कावा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ब्लड होगा। उसके बाद किडनी से दो पाइप जैसी संरचनाएं निकल रही हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूरेटर कह रहे हैं। और यहाँ से जो एरोटा से जो यहाँ से निकल रही है उसे हम रीनल वेन कह रहे हैं, और वेना कावा से जो निकल रही है उसे हम रीनल आर्टरीज कह रहे हैं। नहीं, हमने कहा कि जो एरोटा से निकल रहा है उसे हम रेनल आर्टरीज कह रहे हैं। एरोटा आर्टरीज में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेना कावा से जो निकल रहा है रीनल वेन है। जो नीले कलर का है उसे हम वेन कहेंगे, और जो रेड कलर का है उसे हम आर्टरीज कहेंगे। उसके बाद यूरेटर हमने देख लिया है, उसके बाद ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम याद रखना है और इसी प्रकार से बनाना है और इन सारे ऑर्गन्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो क्लास हमारे ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में बायो के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपने देखा कि किस किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से जो क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप जो भी आपको समझाया गया है वो आपको समझ आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।